अब वीकेंड अड्डा में और बाजार पे हम लोग बातचीत करेंगे। बाजार इस हफ्ते एक अजीब से दायरे में बंधा रहा, इसलिए हमने अपने शो का नाम ही दिया है कि बाजार दिशाहीन कब देगा ग्रीन सिग्नल। दिशाहीन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे हफ्ते में अगर आप देखें तो निफ्टी को देखें, सेंसेक्स को देखें या मिड कैप को देखें, स्मॉल कैप को देखें, एक दिन ऊपर फिर नीचे, या इवन इंट्राडे में इतना ज़्यादा कुछ होता था कि अगर वीकली रिटर्न आप देखेंगे तो 0.3%। तो इससे लगता है कि बाज़ार को एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, उसकी एक ज़रूरत है उसको। और बहुत सारी छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं, जो घटनाएं आपके दिमाग में चल रही होंगी नेक्स्ट वीक के लिए, उन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का ऑन द शो, यानी आज इस शो में हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। 3 टॉपिक हमेशा की तरह हैं। पहला टॉपिक तो यही है कि मार्केट जो डायरेक्शन लेस है, इसको किस ट्रिगर के इंतज़ार है, क्या चाहिए इसको, कहाँ से वो ट्रिगर मिलेगा, क्या हो सकता है, इस पे बातचीत होगी। दूसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन का। आरबीआई ने अपने प्रोजेक्शन में चेंजेस किए हैं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उन्होंने रिवाइज़ किया है। तो इसको कैसे समझा जाए, इसका क्या मतलब है। यूएस की महंगाई कम हो रही है लेकिन वहाँ का बाज़ार खुश नहीं है। हमारे यहाँ महंगाई का प्रोजेक्शन ऊपर कर दिया गया है। चीन में महंगाई इतनी गिर गई कि डिमांड नहीं आ रही। क्या रहा है, थोड़ा सा महंगाई के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे हमारे मार्केट को ये इम्पैक्ट कर सकता है। तीसरा पॉइंट होगा कि इन सब के बावजूद इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं हिल रहा है। एसआईपी 15,000 करोड़ के पार चल रही है। तमाम जो फंड हैं सरकार वाले, ईपीएफओ का जो निवेश है मार्केट में वो 2 लाख करोड़ को पार कर गया है। तो इन्वेस्टर जो हमारा वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। 55% से ज़्यादा एचएनआई और रिटेल का हिस्सा म्यूचुअल फंड में। इस तरीके की स्ट्रेंथ है। तो इसको कैसे डिफाइन करें, तो इन्हीं 3 विषयों पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और 3 हमारे साथ बहुत ही जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट हैं मार्केट के। संजय सिन्हा जी हैं सिट्रस एडवाइज़र के हेड, मनीष डांगी सर हैं मैक्रो मोज़ैक के हेड, और गुरमीत चड्ढा जी हैं कंप्लीट सर्कल के हेड। तो 3 दिग्गज और 3 टॉपिक, एक टॉपिक लेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। डायरेक्शन लेस मार्केट है। संजय जी मैं सही कह रहा हूँ? शायद अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि बाजार हर वीक कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिटर्न दे, सर मन तो तो हम यही करता है, मन तो यही करता है। हाँ ये बात जरूर है कि मतलब एक नशा सा जब चढ़ता है तो फिर अगला पैग ना मिले तो लगता है कि अब बार बंद हो गया। हाँ, लेकिन ये उम्मीद करना है कि हर वीक बाजार एक ऊपर की तरफ चलता रहेगा, ये शायद हमें अपने एक्सपेक्टेशन को टेपर करने की जरूरत है। और जिस बैकग्राउंड में हम पिछले 2 वीक से बाजार का ऊपर नीचे वाला ऊपर नीचे की जो हरकत हम देख रहे हैं, उसको अगर आप देखें तो बैक टू बैक दोनों वीक में, लास्ट वीक यूएस फेड रिजर्व का आउटकम आया और इस वीक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आया। और तो और अगर आप भारतीय बाजार के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हमारी पहली तिमाही के रिजल्ट अब करीब करीब खत्म होने को आ रहे हैं और बहुत सारी कंपनीज का लेखा जोखा अब हमारे सामने है। 3 जो मुख्य मुद्दे थे कि क्या सेल्स ग्रोथ सही डायरेक्शन में है, क्या कंपनीज के मार्जिन पर प्रेशर है, और तीसरा कि उनका फ्यूचर आउटलुक कैसा है। अब काफी हद तक ये सब तथ्य जो हैं अब इन्वेस्टर के सामने है, ताकि वो अच्छी तरह से आगे के दिनों की एक अजम्पशन या एक आउटलुक बना सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इस बैकग्राउंड में अगर पिछले 2 वीक में बाजार ना ऊपर गया है ना नीचे गया है, एक रेंज में घूमता रहा है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत पॉजिटिव चीज है भारतीय बाजार के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम ना तो नीचे का लेवल तोड़ रहे हैं और ना ही हम इतने ज्यादा उत्साहित हो जा रहे हैं कि हम 20,000 के लेवल को क्रॉस करके किसी स्ट्रेटोस्फीयर की तरफ बढ़ रहे हैं। संजय सर, अगर मार्केट नीचे की तरफ चला जाता ना तो मैं अपने शो का नाम ये रखता कि अब वैल्यू बाइंग का टाइम आ गया है, या मार्केट से दूर रहें। बट अभी क्या करें, जब गए नहीं किधर, बीच में खड़ा है तो हमने कहा अब डायरेक्शन लेते, चौराहे पे खड़ा हुआ, इसको समझ नहीं आ रहा किधर किधर इसको जाना चाहिए। एक चीज़ और हुई है संजय जी, उस पर भी आपका जवाब चाहिए। पूरा रिजल्ट सीजन अगर हम लोग देखें ना तो अच्छा था, शानदार नहीं था उसमें, क्योंकि मैं 2 बयान से मैंने अपनी व्यू बनाया है। सारी कंपनियां ये कह रही कि मैक्रो पिक्चर पे हम लोग
कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है, ये बहुत फेवरेट डायलॉग कंपनियों का। और जब बैंकों के पास आप जाइए, निम्स वगैरह सब हिट हो रहे हैं उनके, उसके बावजूद कह रहे हैं कि नहीं क्रेडिट ग्रोथ रोबस्ट, और वो है भी 20% की ग्रोथ का आंकड़ा आरबीआई ने सामने रखा है। ये क्या मतलब उनको लग रहा है कि कुछ मैक्रो पिक्चर गड़बड़ है, बैंकों को लग रहा है क्रेडिट ग्रोथ चल रही, तो पैसा ले कौन रहा है फिर ये? तो देखिए, एक तो बहुत दिनों के बाद प्राइवेट सेक्टर में केपेक्स हो रहा है। दूसरी बात जो कि काफी रियल एस्टेट कंपनीज के मैनेजर्स ने भी आके कहा है अपने आउटलुक में कि भले पिछले करीब साल भर से इंटरेस्ट रेट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हाउसिंग डिमांड में कोई कमी नहीं दिख रही है। तो एक सेगमेंट जो वो है जो बढ़ता ही रहा है। और तीसरा जो कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा वरीसम है, जो हाल के दिनों में जिस तरह से रिटेल क्रेडिट बढ़ा है और बहुत तेजी से बढ़ा है, वो शायद इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि लोग अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो लीवरेज कर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब बोरो करके स्पेंड कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने इनकम पर डिपेंडेंट होके स्पेंड कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से 3 कारण हो सकते हैं जिसके कारण क्रेडिट ग्रोथ काफी मजबूत है। और जैसा आपने कहा, अगर आप ओवरऑल रिजल्ट को देखेंगे ना, तो ओवरऑल रिजल्ट आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि 2 खास करके सेगमेंट जो रहे रिजल्ट के, एक तो बैंकिंग और एनबीएफसी का जो रिजल्ट रहा है वो काफी अच्छा रहा है। और तो और जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का अगर आप रिजल्ट देखें, तो पिछले साल इसी तिमाही में उनमें से अधिकांश कंपनियों ने लॉस रजिस्टर किया था, और इसी साल के इस तिमाही में उन्होंने सुपर डुपर बम्पर प्रॉफिट दिखाया है। तो ये जो चेंज हुआ उनके पिछले साल के क्वार्टर में लॉस से लेके इस साल सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के नंबर्स के कारण, अगर आप एग्रीगेट नंबर देखेंगे ना, तो वो डेल्टा बिल्कुल बदल जाता है इस नंबर को शामिल करने से। अदरवाइज अगर आप ओवरऑल देखें रिजल्ट, तो रिजल्ट मैं समझता हूं कि एवरेज है, कोई बहुत ही ना तो बुरा ना ही बहुत अच्छा है। मनीष जी, मार्केट किधर चलेगा, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ? मनीष जी इसका जवाब दीजिए, उत्तर या दक्षिण, मार्केट किधर जाएगा? नहीं, तो अपना काफी समय से बात गुनगुनाई है मार्केट, इन अ सेंस। देखिए, कई सारी चीजें बेहतर हुई है, और पिछले 2 साल की कहानी यही है कि एक्चुअली रिटर्न्स पिछले 2 साल का डॉलर टर्म्स में 0 है। जो भी हिंदुस्तान में मार्केट में रिटर्न आया है वो डॉलर डिप्रिसिएशन, आईएनआर के डिप्रिसिएशन से आ रहा है। ये उसके बावजूद कि 50-60% अर्निंग्स बेहतर हुई है आगे लास्ट 2 सालों में। तो बेसिकली जब भी आप महंगे मार्केट को खरीदते हैं, दैट यू वुड हैव डन इन जुलाई, अगस्त, सितंबर, दिवाली 2021 में, तो उसमें नेट रिटर्न आपको मिलता नहीं है। फिलहाल भी वही सिचुएशन है कि काफी इन्फ्लेशन मैक्रो दुनिया के अंदर बेहतर हुआ है, लेकिन ग्रोथ मैक्रो जो है अब यूरोप में, बड़ी कॉल इट, चाइना में काफी खराब हो गया है। और यूएस भी इंक्रीमेंटली, अब मैंने आपको अपने इन्वेस्टर्स को भी लिखा था, पुट आउट भी किया था पब्लिकली, कि यूएस के अंदर भी एट मार्जिन अब बेरिश लग रहा है। टेक का जो बहुत बड़ा रैली है, वी कैप्चर्ड इट। मेरे ख्याल से यहाँ से इंक्रीमेंटली बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं रहेगा। तो जब ये सारे चीजों के चलते ऐसा आपको लगता है कि शायद पेसिमिज्म हो, लेकिन लोकल मैक्रो ठीक ठाक है। हमारी अर्निंग्स 40% से ग्रो नहीं करेगी अगले 2 साल में, तो शायद 30% से तो वेरी लाइकली ग्रो करेंगी ही। रेट्स मोटा मोटी पीक हो चुकी हैं। ऑयल का थोड़ा बहुत टेंशन है, वापस ऊपर आया है, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट काफी ठीक ठाक है। तो उस चक्कर में ऐसा हो सकता है, मान सकते हैं कि जो पिछले 2 साल का मेरा व्यू, 1.5 साल का व्यू था कि इंडिया अंडर परफॉर्म करेगा इन एग्रीगेट बिकॉज ऑफ पुअर मैक्रो, मेरे ख्याल से, और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन, यहाँ से इंक्रीमेंटली अगला साल शायद यूएस अंडर परफॉर्म करेगा इंडिया से। तो रिलेटिव फंड मैनेजर अगर मैं हूं, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, इंडिया बेहतर लग रहा है। लेकिन बिकॉज 19-20 टाइम के ऊपर अभी भी मैं मार्केट को महंगा ही समझता हूँ वनिस्पत जहां बॉन्ड यील्ड्स हैं। तो बिटवीन बॉन्ड्स और इक्विटी के अंदर अभी भी मुझे लगता है कि नहीं, इक्विटी महंगे हैं। तो इसलिए नेट रिटर्न उतना ही आने वाला है नीरज जी, अगला 1 साल में भी, जो पिछले 2 साल में आया है, 7-8-9% का रिटर्न आएगा। तो ये जो डायरेक्शनलेस मार्केट एक चौराहे पे खड़ा हो गया है, ये गिर के अपने आप को ठीक करेगा या समय बिता के अपने आप को ठीक करेगा? मतलब टाइम करेक्शन लेगा या प्राइस करेक्शन लेगा, क्या लेगा ये? तो महंगी चीजों का जनरली जब बहुत महंगे नहीं होती है, जो पिछले 2 साल में हमेशा ऐसा ही था कि कभी बहुत महंगी नहीं थी, तो उसमें ऐसा ही होता है, वो गुण की तरह से धीरे धीरे खाती है इन्वेस्टर को।
कोई बहुत बड़ा भूचाल सा आ जाए अचानक से, कि नहीं कोई क्रेडिट क्राइसिस आ जाए यूएस यूरोप में कहीं पे भी, तो वो हम उन लोगों के साथ दे देंगे अपने आप को 25-30% से। विदाउट दैट इंडिया के अंदर लोकली ऐसा कुछ बहुत बड़ा टेंशन नहीं लग रहा है जिसकी वजह से इंडिया प्रेसिपिटेट हो जाए। लेकिन वो हमेशा ऐसा ही होता है ना, पिछले 20 साल का इतिहास है कि जो अक्सर जो बड़ी रिस्क इंडिया के अंदर आती है वो बाहर से ब्लो इन करती है। लोकली तो इतने गरीब देश हैं, इसमें बहुत बड़ा कुछ होता नहीं है। आई मीन जब भी होता है तो बैंकिंग क्राइसिस इनहेरेंट लोकल होती है, तो वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू एक्चुअली प्ले आउट। तो इसलिए लोकल मैक्रो को समझ करके इंडिया के अंदर बहुत बड़ा कभी भी सेल ऑफ नहीं आएगा, तो बाहर अगर होता है तो ही आएगा। तो इसलिए आपका एकदम बढ़िया है, गुनगुना सा मार्केट है, ना इधर ना उधर। कुछ कुछ महीने अच्छा चलेगा, कुछ महीने खराब करेगा, नेट नेट बॉन्ड से 1-2% ही ऊपर कमाएगा। भाई गुरमीत जी, मैं तो एक साइड वाला आदमी हूँ, मुझे बीच में खड़े रहना पसंद नहीं है। या तो ये चले या गिरे ये बीच में जो खड़ा हुआ है ना, थकाऊ मार्केट, एक हफ्ते में 0.3%, ये क्या है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? नीरज जी, 16,800 से 19,800 आया है, 3,000 पॉइंट आया है 2 महीने के अंदर। थोड़ा कंसोलिडेशन, उसके कारण भी है। पहले यूएस का रेटिंग डाउनग्रेड हुआ, जिसने 2 दिन थोड़ा मार्केट को, लोगों ने 2011 की तुलना की उसकी, जब एसएनपी ने पहली बार डाउनग्रेड किया था यूएस को, और लगा कि वापस से शायद डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा और बॉन्ड यील्ड शूट अप करेगी। बॉन्ड यील्ड इतना शूट अप नहीं हुई जितना पहली बार जब रिएक्शन हुआ था। दूसरा, जो इन्फ्लेशन डेटा है इंडिया का, आरबीआई ने जो बढ़ाया 5.1 से 5.4% किया, उससे बाजार को ये लगा कि पूरी तरह जो एक्सपेक्टेशन है, बाजार फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस को डिस्काउंट करता है, तो रेट कट अब लगता है कि दूर है। पहले लग रहा था शायद कि 3-4-5 महीने में इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होगी अगर इन्फ्लेशन सॉफ्ट रहा तो वो एक थोड़ा सा उसको थोड़ा सा झटका लगा। प्लस आरबीआई ने थोड़ा सा मॉनेटरी कंडीशंस को टाइटन किया, हालांकि बहुत मार्जिनल किया है। तो जितने भी 2000 के नोट आए, तो 10% ऑफ एनडीटीएल बोलते हैं उसे, नेट टाइम डिपॉजिट लायबिलिटीज बोलते हैं, उसका इंक्रीमेंटल सीआरआर बढ़ाया उन्होंने। थोड़ा सा लिक्विडिटी टाइप, तो लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का इसका बैक ऑफ द एनवेलप मैच है इसका सिस्टम। और कैश रिजर्व रेशियो में बैंक्स को कुछ मिलता नहीं, तो अगर आपने देखा होगा इस हफ्ते सबसे ज्यादा प्रेशर बैंक निफ्टी पे ही आया है, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा ये कंसर्न है कि निम्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्पेशली जब एसबीआई के नतीजे आए। तो मुझे लगता है ये करेक्शन बोलना सही नहीं होगा, इसको थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। और कुछ एक ग्रीन शूट्स भी हैं। आप अगर कमेंट्री सुने, जैसे डाबर के सीईओ हैं मोहित जी, उन्होंने बोला कि रूरल डिमांड की रिकवरी हुई है, पूरी इंडस्ट्री में 4% की रिकवरी है, बहुत टाइम बाद देखने को मिला। डाबर की एक्चुअली रिकवरी 7-8% थी। एचयूएल ने भी बात करी कि इन्फ्लेशनरी मॉडरेशन होने से थोड़ा रूरल रिकवरी आ रही है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा जैसे जैसे इलेक्शन सीजन जाएंगे। तो एक जो अर्बन वर्सेस रूरल डिवाइड है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा ब्रिज होगा। बेसिक मैक्रो, जैसा मनीष सर ने भी बोला कि बेसिक इंडिया का मैक्रो में ऐसा कोई कंसर्न नहीं है कि बहुत कोई बड़ा करेक्शन आया या इवेंट हुई, और कुछ कंसोलिडेशन हेल्दी है। आपकी वाली बात से मैं सहमत हूँ, टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन से थोड़ा बेटर होता है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट में होगा। नतीजे उतने अच्छे नहीं है, हर ब्रोकरेज 18-19% का ईपीएस एस्टिमेट ले रही है। मेरे हिसाब से 15-16% का ही मोटा मोटा ईपीएस ग्रोथ आएगा इस साल। 15-16%